वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एनआईए के और पीएफआई पर एक्शन के बाद पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। आज केरल के कोच्चि में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ की। केरल में पीएफआई ने आज बंद का आह्वान किया है और यह सब एनआईए की छापेमारी के विरोध में किया गया है। आपको बता दें कि कल एनआईए ने करीब 90 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। पीएफआई से जुड़े इन तमाम ठिकानों के ऊपर यह कार्रवाई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से भी पीएफआई समर्थकों के ऊपर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। तो केरल के अंदर पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर न केवल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि तोड़फोड़ की भी कई तस्वीरें केरल से सामने आई हैं। आपको बता दें कि एनआईए और ईडी ने कल संयुक्त कार्रवाई की थी। 90 से ज्यादा पीएफआई के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई थी और साथ ही पीएफआई के 106 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग एजेंसीज ने यह गिरफ्तारी की है। कुछ गिरफ्तारियां एनआईए की तरफ से की गई है तो साथ ही ईडी और राज्य पुलिस ने भी पीएफआई के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। और पीएफआई के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और तमिलनाडु के कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमले का भी अब सूचना आ रही है, रिपोर्ट आई है। आरोप है कि पीएफआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर हमला किया है। इसके विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया है। तो पीएफआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा न केवल सड़कों पर फूट रहा है बल्कि बीजेपी के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हैं। पिंकी, दक्षिण भारत के अंदर जिस तरीके से पीएफआई के ठिकानों पर, उसके दफ्तरों पर कार्रवाई की गई, उसके बाद अब पीएफआई के कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो तोड़फोड़ और बीजेपी दफ्तर पर हमले की शक्ल में सामने आई। कहीं पर भी जो है पीएफआई का नाम सामने आया था, लेकिन अब सीधे तौर पर कल जिस तरह से एनआईए की गाज गिरी है उसके बाद चाहे वो केरला हो या तमिलनाडु हो, वहां पर सीधे तौर पर ये गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। केरला में जहां हड़ताल के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है, वहीं अगर कोयंबटूर की बात करें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी दफ्तर पर हमला किया गया। गनीमत ये रही कि वहां पर कोई अवेलेबल नहीं था, तो ऐसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल फिर एक बार उठ रहा है कि आखिर क्या पीएफआई जो अब इस हद तक उतर आई है जहां पर जो है बीजेपी दफ्तर पर कुछ इस तरह से हमला किया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर इसका आरोप जो है वो पीएफआई कार्यकर्ताओं को लगा रही है कि उन्होंने ही पेट्रोल बम जो है वो कोयंबटूर के बीजेपी दफ्तर पर फेंकने की कोशिश की है। जी पिंकी, आज जो पीएफआई की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है केरल में, क्या स्थिति फिलहाल आपको मिल रही है? वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ जगह हिंसक झड़पें भी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल हिंसक झड़पे, बसों को तोड़ना, बसों की जो शीशे तोड़े गए हैं, साथ ही ऑटो को जो है हमला किया जा रहा है। यानी जो भी व्यक्ति जो है इस हड़ताल के पक्ष में नहीं है, जो रेगुलरली काम करना चाह रहा है, उन पर जो है हमले किए जा रहे हैं। कल पीएफआई ने एक बंद का आह्वान किया था एनआईए की रेड के खिलाफ, लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें केरला से सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े करती है। क्या अब जबरन जो है दुकानों को बंद कराया जाएगा? क्योंकि जो भी व्यक्ति दुकान खोल रहा है या जो भी व्यक्ति अपने व्हीकल को चलाने की कोशिश कर रहा है, उन पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। स्टेट बसेस की जो है शीशे पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं और जगह जगह पर जो है इसी तरह के झड़प जो है वो सामने आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पिंकी। आपका आप नजर बनाए रखें, लगातार आपसे इस खबर पर भी अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से पीएफआई का गुस्सा सड़कों पर टूट रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि देश के 15 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ तोड़फोड़ की जो कार्रवाई हुई, जो रेड की जो कार्रवाई है, उसके बाद यह सवाल बरकरार है कि क्या पीएफआई पर सरकार पाबंदी लगाने की तैयारी कर चुकी है। सबसे बड़ी टेरर चेन पीएफआई पर लगेगा बैन। एनआईए की सबसे बड़ी रेड, कांप उठी पीएफआई ब्रिगेड। 15 राज्य, 96 स्पॉट और 106 गिरफ्तार। देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट एजेंसी एनआईए ने 22 सितंबर की आधी रात अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। टारगेट पर थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। ये रेड क्यों की गई? रेड में कहां से क्या क्या मिला? हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश किस तरह रची जा रही थी? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मैप को गौर से देखिए। एनआईए की सबसे बड़ी रेड इन्हीं राज्यों में हुई। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम भारत के हर कोने में पीएफआई का नेटवर्क फैला था।
एनआईए के अलावा कुछ गिरफ्तारियां ईडी और स्टेट पुलिस की तरफ से भी की गई हैं। एनआईए और ईडी के कुल 500 अधिकारियों की इस मेगा रेड से पीएफआई ब्रिगेड में हाहाकार मच गया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को एक एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन में भारी कैश, डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और तेज धार के हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पीएफआई के चेयरमैन ओमा सलाम, वाइस चेयरमैन ईएम अब्दुल रहीम, नेशनल सेक्रेटरी नजरुद्दीन इलामरम, केरल का स्टेट चीफ सीपी मोहम्मद बशीर, नेशनल काउंसिल मेंबर प्रोफेसर पी कोया और एसडीपीआई का फाउंडिंग प्रेसिडेंट अबू बकर भी शामिल है। टेरर फंडिंग, टेरर कैंप और टेरर आउटफिट से लोगों को जोड़ने के लिए उकसाना, यही वो 3 वजह हैं जिनकी वजह से एनआईए की रडार पर पीएफआई आया। तो आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बीते 30 घंटों से आपको हर अपडेट दे रहा है जो देशव्यापी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी कर रही है। और अब सीधे रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको एर्नाकुलम यानी केरल ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं, जहां पीएफआई ने केरल बंद का आह्वान किया है। जैनेंद्र, आप वहां मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें बंद के मद्देनजर नजर आ रही हैं वहां पर? क्या बंद प्रभावी है या सड़कों पर गुस्सा, तोड़फोड़ ज्यादा नजर आ रही है? प्रणय जी, नहीं, हिंसा की छिटपुट घटनाएं जरूर है, जैसा हमारी सहयोगी पिंकी बता रही थी। कुछ बसों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया गया है जिन पर पत्थरबाजी की गई है केरल के अलग अलग इलाकों में। मैं त्रिशूर में मौजूद हूं और यहां पर बंद का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये भी एक बात है कि अभी सुबह का वक्त ही है, दुकानों के खुलने का समय नहीं हुआ है और सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही हैं। क्या ये बंद की वजह से, एक स्थानीय व्यक्ति मेरे साथ है, मैं इनसे पूछता हूं, बंद का कैसा असर दिख रहा है? अभी आप घूम कर आए हैं, बंद का कितना असर है? थोड़ा से बहुत नहीं। हाँ। बंद है लेकिन ना बंद। तो दुकानें आज खुलेंगी या नहीं खुलेंगी? थोड़ा खुलेगी, वैसे थोड़ा खुलेगी। और आज प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे त्रिशूर में हो सकता है? नहीं, त्रिशूर नहीं, त्रिवेंद्रम में। तो एक स्थानीय व्यक्ति से आपने की बात सुनी प्रणय जी की ज्यादा जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो त्रिवेंद्रम जो कि राजधानी है वहां पर देखा जा रहा है। त्रिशूर जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर भी बंद का असर है, लेकिन बहुत व्यापक असर नहीं है। सड़कों पर गाड़ियां आम दिनों के मुकाबले थोड़ी कम चल रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। मैं लौटता हूं आपके पास में, लेकिन अब रुक करेंगे। हैदराबाद से आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से कल लगातार आप अपडेट दे रहे थे, हैदराबाद से तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश और पूरे दक्षिण भारत के अंदर पीएफआई के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। फिलहाल क्या माना जाए कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारी उसके खिलाफ? आशीष, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं एक बार फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन रुक करेंगे वरुण जैन का। वरुण जैन एनआईए मुख्यालय के बाहर हमारे साथ मौजूद हैं, एनआईए दफ्तर से लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वरुण, जिस तरीके से एनआईए की तरफ से कल कार्रवाई की गई, जो कुछ बरामदगी की गई है, क्या यह माना जाए कि अब सरकार की तरफ से पीएफआई पर बैन लगाने के लिए यह सारा सामान इकट्ठा किया गया है? देखिए प्रणय, ये तो सरकार फैसला करेगी कि बैन लगेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार जो छापेमारी हुई उसमें गिरफ्तारियां हुई है। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूँ। ये एक तस्वीर ये भी आपको दिखा दूं, यहाँ पर अमूमन इस तरह की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस की कभी भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके से देश भर से तस्वीरें आई, कल प्रोटेस्ट हुआ, आज कई जगह बंद का आह्वान हुआ, तो प्रणय अगर आप देखें मेन गेट पर भी यहाँ पर लोकल पुलिस की भी बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। हमें भी इस बात की हिदायत दी गई है कि हम जल्दी से एनआईए हेडक्वार्टर के पास से हट जाए, एक दूरी तय कर दी गई है और उसके बाहर ही खड़े हो। रही बात एजेंसीज की, तो एजेंसीज ने कहीं ना कहीं शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रणय, आपको बताऊं ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, पिछले कई महीनों से जो एजेंसीज थी वो पीएफआई पर नजर रखे हुए थी। 3 एफआईआर दिल्ली के अंदर दर्ज हुई थी, एक कोची के अंदर दर्ज हुई थी और एक हैदराबाद। इन 5 एफआईआर के बिहाव पर ही कल ये पूरी की पूरी छापेमारी हुई है, जिसमें 300 एनआईए के ऑफिसर्स लगे थे, ईडी के ऑफिसर्स अलग थे, स्टेट पुलिस अलग थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये ऑपरेशन था। देशव्यापी ये पूरी कार्रवाई थी और 90 से ज्यादा ठिकानों पर ये पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों के अंदर जो कार्रवाई हुई है, मैं रुक करना चाहूंगा, आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई, सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, आप लगातार कल से पूरा अपडेट दे रहे हैं। आज जिस तरीके से सड़कों पर गुस्सा फूट रहा है पीएफआई कार्यकर्ताओं का, राज्य पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
जी देखिए प्रणय, अगर हम सिक्योरिटी मेजरमेंट की बात करें तो केरला में खास तौर पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हाई किए गए हैं, हाई अलर्ट एक तरीके से रखा गया है वहाँ पुलिस को, क्योंकि केरला को पीएफआई का गढ़ माना जाता रहा है, एसडीपीआई का गढ़ माना जाता रहा है, जो पीएफआई का फ्रंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका दो ऐसे राज्य जहाँ पर पीएफआई की एक्टिविटीज़ हाल के सालों में बढ़ी थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पीएफआई अपना प्रशय पैर पसारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही खास तौर पर तेलंगाना पुलिस ने काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की, निज़ामाबाद में उनके मॉड्यूल को बस्ट किया और उसके बाद उस केस को अब एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। आंध्र प्रदेश में खास तौर पे जो रायलसीमा का इलाका है, नेल्लोर और कड़प्पा कर्नूल, यहाँ पर पीएफआई का संगठन है, वहाँ पर पुलिस मुस्तैद है। हालांकि अभी तक हमें किसी तरीके के प्रोटेस्ट की जानकारी नहीं मिली है। खास बात ये कि आखिर ये कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ क्यों? पीएफआई की जो आइडियोलॉजी है प्रणय, वो कहीं ना कहीं इजिप्ट की मुस्लिम ब्रदरहुड से मिलती है। मुस्लिम ब्रदरहुड और पीएफआई के जो आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं देश के जो इंटेलिजेंस विंग है और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए उनको अलर्ट पे रखे हुए थे, और इस वजह से आखिरकार ये देशव्यापी जो पूरी कार्रवाई है उसका फैसला लिया गया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ एनएसए अजीत डोवाल इस पूरे मामले पर नजर रखे तो वहीं गृह मंत्री खुद इस पूरे रेड और पूरे इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखे, तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ा मैसिव क्रैकडाउन पीएफआई के ऊपर हुआ। और आने वाले टाइम में जरूर हम देखेंगे कि सरकार कोई बहुत ही सख्त कदम पीएफआई पर घोषित करे। निश्चित रूप से आशीष, जिस तरह से आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ हो सकती है, जिस तरीके के सवाल पीएफआई को लेकर बीते कुछ सालों के दौरान उठे, एनआईए की छापेमारी के विरोध में पीएफआई ने आज केरल में बंद बुलाया है, लेकिन बंद के दौरान केरल के अलग अलग शहरों में पीएफआई के तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही तमिलनाडु में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हुए हमले के पीछे भी पीएफआई कार्यकर्ताओं का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से जहां पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी की घटनाएं, छापेमारी की कार्रवाई की रिपोर्ट सामने आई, तो साथ ही पीएफआई दफ्तर के पर हुई इस कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और अब आपको लिए चलते हैं, हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, आपको अपडेट देते हैं कि इस क्रैकडाउन के बाद क्या अपडेट है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले बिहार चलते हैं, जहां पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में हुए क्रैकडाउन के बाद में इस पर सवाल उठते रहे, अब बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ सरकार की तरफ से कल देशव्यापी कार्रवाई की गई है। फिलहाल बिहार में क्या तस्वीर, क्या पीएफआई कार्यकर्ताओं का गुस्सा वहां भी फूट रहा है? देखिए प्रणय, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले बार से लेकर के अब तक 3 बार ये छापेमारी हो चुकी है। जब पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे थे तो उसके पहले फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई थी और वहाँ से कुछ लोग पकड़े गए थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान तक से बताया गया था। जाहिर है कि इसके दूसरी बार जब छापेमारी हुई तो बिहार में करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, 12 ज़िलों में छापेमारी हुई थी, जिसमें नालंदा भी प्रमुख था। और उसके बाद जब अमित शाह पूर्णिया के दौरे पर है और आज वो पूर्णिया और किशनगंज के इलाके में रहेंगे, आज और कल 2 दिन, तो उसके पहले पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद भी किए गए हैं, लेकिन पूरे बिहार में अब तक किसी तरह की हिंसा या इसको लेकर प्रदर्शन की खबरें नहीं आई हैं। हाँ, अलबत्ता ज़रूर है कि पीएफआई के सदस्य जो भी अभी भी हैं बने हुए, वो लोग अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। अब तक किसी ने ये नहीं कहा है कि उनका पीएफआई से संबंध है या नहीं है। तो जाहिर है कि एसडीपीआई और पीएफआई ये दोनों संगठन पूरी तरह से बिहार में जड़ जमा चुके हैं और जगह जगह पर हर जिले में उनकी जो पैठ है वो मजबूत है। प्रकाश, कितनी गिरफ्तारियां बिहार से हुई हैं कल इस सिलसिले में? लगे हुए हैं। देखिए, बिहार से गिरफ्तारी को लेकर के पूरे तौर पे अगर देखें तो अलग अलग आंकड़ा आ रहा है। जैसे पूर्णिया में अभी तक ये खबर जो है पुष्ट खबर नहीं हो पाई है कि कितने गिरफ्तार किए गए, लेकिन ज़रूर है कि डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, बहुत सारे सामान हैं वो बाकायदा एनआईए लेकर के चली गई है, लेकिन अभी तक ये जानकारी एनआईए की तरफ से ये नहीं दी गई है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेनिंग कैंप्स या उनका जो लिंक है उसको तलाशने की जरूर कोशिश हो रही है। स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से पूरा लिंक तलाशने की कोशिश में बिहार पुलिस के साथ साथ एनआईए और ईडी की टीम भी लगी हुई है। सीधे अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय, जिस तरीके से कल एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी, उसके अलावा पीएफआई के दफ्तरों पर भी कार्रवाई हुई, फिलहाल आगे की कवायद किस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है आपको उत्तर प्रदेश में?
देखिए प्रणय, पीएफआई का उत्तर प्रदेश में जो कनेक्शन है वो आज का नहीं, बड़ा पुराना है। आपको याद होगा हाथरस कांड में पीएफआई का रोल साफ तौर पर निकल के आया था। उसके बाद सीएनआरसी के जो दंगे हुए थे उसमें पीएफआई साफ तौर पर इन्वॉल्व था। इसके अलावा नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से आपने देखा कानपुर और प्रयागराज में हिंसा भड़की थी, दंगे हुए थे, उसमें पीएफआई का रोल निकल के आया। तो पीएफआई यहाँ लंबे समय से एक्टिव रहा है। इसी कड़ी में जब एनआईए की ओर से छापेमारी कल की गई है तो यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ के सहयोग से 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी आला अधिकारियों की तरफ से कुछ अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का हमारा ये बताना है कि पीएफआई लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए हो या अन्य तरीक़ों से भावनाएं भड़काने की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा धर्मांतरण में भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब जब ये लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इनसे पूछताछ लगातार जारी है। इनके पास से लैपटॉप से लेकर के मोबाइल सिम बरामद हुए हैं कई सारे। इसके अलावा कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे कड़ियाँ जोड़ करके इस पूरे मामले में कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है। मान के चलिए कि अभी कई सारे बड़े खुलासे होंगे जिनमें साफ तौर पर इनके जाहिर तौर पर संजय कड़ियां जोड़कर पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस पूरी जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जयपुर से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में भी पीएफआई की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। मनीष, जिस तरीके से कल राजस्थान के अंदर खासतौर पर जयपुर मोती डूंगरी के इलाके के अंदर पीएफआई के दफ्तर पर कार्रवाई की गई, अब वहां से हुई गिरफ्तारियों के बाद एनआईए और खासतौर पर राज्य पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ा रही है? प्रणय, पीएफआई का राजस्थान कनेक्शन एनआईए के लिए जबरदस्त इनपुट मिले थे। उसके बाद राजस्थान में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि आसिफ मिर्जा जो कि पीएफआई का राजस्थान प्रेसिडेंट है, उसकी गिरफ्तारी केरल से हुई है। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इसी महीने की शुरुआत में पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट OM सलेम जयपुर आए थे और महज 4 दिन पहले फिर आसिफ मिर्जा केरल गए। जो एनआईए को इनपुट मिला है वो ये है कि राजस्थान में भड़काऊ साहित्य पीएफआई के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी थी। खासतौर पर हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाने के लिए कुछ देसी हथियार, जिनमें तलवार और कटार, जो केरल से यहां आनी थी। साथ ही साथ खो नागोरियान इलाका है जयपुर का, जो सांगानेर तहसील में पड़ता है, वहां पर OM सलेम की जो बैठक हुई थी 11 सितंबर के आसपास, उस पर भी एनआईए की नजर है। किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या मंसूबे थे। और जैसा आपने बताया, उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के अलावा करौली में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था, उसको लेकर के भी पीएफआई ने राजस्थान सरकार को जो इनपुट दिया था, 2 दिन पहले आशंका जता दी गई थी एक चिट्ठी के जरिए कि सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। तो ये तमाम वो बातें हैं जिन्हें एनआईए अब अपनी जांच के दायरे में ले चुकी है। जी प्रणय। बिल्कुल मनीष, तो जिस तरीके से पीएफआई की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पीएफआई करीब 1.5 दशक पुराना ये संगठन कई बार कट्टरपंथ को लेकर, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर इस पर सवालों के घेरे में आया है, लेकिन सिमी ही बदलकर पीएफआई हुआ, ये आरोप भी लगते रहे। और सिमी का बड़ा गढ़ मध्य प्रदेश में था। हम सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से आरोप लगते रहे कि सिमी के ही कार्यकर्ता बाद में पीएफआई में चले गए, जिस तरीके से कल भोपाल में कार्रवाई हुई, जिस तरीके से इंदौर में कार्रवाई हुई, उज्जैन में कार्रवाई हुई, अब क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में इस जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार ने जिस तरीके से इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की है, उसके बाद से ये संगठन बहुत ही सुप्तावस्था में है। ये इनका सबसे बड़ा सेंटर इंदौर था, जहाँ पे जो उनका दफ्तर था वहाँ पे रात में छापा मारा और इंदौर से 3 लोगों को उठाया, जिसमें प्रमुख था, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख था, अब्दुल करीम बेकरी वाला। ये बड़ा आदमी था जो वहाँ पूरे लोगों को नेटवर्क में करता था। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का जो सचिव है अब्दुल जमील शेख, ये कुछ दिनों पहले इसको उज्जैन से उठाया है और ये कुछ दिनों पहले कर्नाटक के उडुपी से लौटा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कैंप वगैरह लगाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश ने पूरी कार्रवाई को एटीएस ने अंजाम दिया है और एटीएस के लोगों की हिरासत में भोपाल इन सबको ले आया गया है और थोड़ी देर बाद में इनको किसी अस्पताल में पेश करके इनको एनआईए की कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की तफ्तीश जारी होगी। मगर मध्य प्रदेश में पीएफआई उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जिस बड़ी तादाद में सिमी था। मगर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, खासकर खरगोन के दंगे, तब भी पीएफआई का नाम आया था, तो उसके बाद से लगातार पुलिस की निगाहों में ये सारे लोग हैं। और इंदौर में जिस जगह पे छापा मारा था, मैं उसका बता दूं कि उस जगह पे लिखा हुआ था कम्युनिटी सेंटर, किसी दफ्तर का नाम नहीं लिखा हुआ था। वो कम्युनिटी सेंटर के रूप में दफ्तर चलाया जा रहा था, जहां लोगों को जोड़ा जाता था, इकट्ठा किया जाता था। पुलिस उस पूरे इलाके से काफी बड़ी तादाद में साहित्य, कागजात और सब ले गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद मध्य प्रदेश में और जहां इनके नेटवर्क है, मध्य प्रदेश के तकरीबन 11 जिले, जाहिर तौर पर प्रदेश तो पहचान छुपाकर ये पूरा आतंकी कनेक्शन और सांप्रदायिक हिंसा का कारोबार चलाने की कोशिश जिस तरीके से पीएफआई कर रही थी, उसके खिलाफ अब पूरा क्रैकडाउन किया जा रहा है।
शुक्रिया ब्रजेश आपका, प्रकाश आपका, और साथ ही मनीष आपका भी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई चल रही है, इस पर जहां पीएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं एनआईए और ईडी की इस रेड को लेकर सियासत की भी एंट्री हो गई है। टेरर फंडिंग में एनआईए और ईडी की रेड पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी लगातार शुरू हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनआईए के महा सर्च ऑपरेशन के बाद पीएफआई के खेमे में हलचल मच गई है। पीएफआई ने रेड के खिलाफ केरल बंद का आह्वान किया है, तो वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर कह रहे हैं कि आखिर पीएफआई का जुर्म क्या है। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पीएफआई के खिलाफ एनआईए की रेड पर शोर और सियासत इतनी ही नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रेड पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, जबकि संघ एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर आक्रामक है। पीएफआई को बैन करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की? जब आपके पास ये सारे सबूत थे, आप 8 साल से रोज ये बात कहते हो, अभी तक उसको बैन करने की आपने पहल क्यों नहीं करी? क्या ये आपकी डिवाइड एंड रूल राजनीति के खिलाफ है? जो भी आदमी केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़े हुए बिजनेसमैन, उससे जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है सीबीआई, ईडी सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाती है। अगर जिस तरीके से केंद्र सरकार इन एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, इन एजेंसीज की अपनी साख जो है वो भी लगातार गिर रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद, पीएफआई और ऐसी कई संस्थाएं और मूवमेंट यह हिंसा के रास्ते पर हैं। इसलिए हिंसा का मार्ग सबने छोड़ना चाहिए और हिंसा का मार्ग छुड़वाने के लिए जो उचित कार्रवाई है वो सरकार कर रही है। सीएए एनआरसी विवाद हो, गजवाए हिंद का एजेंडा हो या फिर हिंदू विरोधी कैंपेन, पीएफआई का नाम हर जगह आया है जहां देश का अमन चैन बिगड़ा है। गृह मंत्रालय इस पूरे सर्च ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। पीएफआई पर रेड वाली सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अगस्त को ही लिख दी थी। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के नेटवर्क का मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को पीएफआई के नेटवर्क और टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे। पीएफआई के खिलाफ अगर एनआईए और ईडी को सॉलिड सबूत मिले तो मुमकिन है कि संगठन पर बैन लग जाए। वैसे पीएफआई के टॉप लीडर्स ये जानते थे कि एक न एक दिन बैन का खतरा मंडराएगा, इसलिए अपने एंटी इंडिया एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पीएफआई ने कई दूसरे संगठन शुरू कर दिए हैं। लेकिन पीएफआई का ये प्लान भी काम नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।